हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने उत्सर्जन तंत्र का पहला पार्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट। ओके, यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें प्राणियों को 3 भागों में जो बांटा गया है उसके बारे में बताया था। कौन कौन सा याद है आपको? आपने जिन्होंने भी देखा है उनको मैं बताती हूँ, आपने याद करा होगा, उसको एक रिवाइज कर लो। ठीक है, एक बार कौन सा ग्रुप था पहला? तो याद होगा आपको, सबसे पहला ग्रुप था अमोनोटेलिक वर्ग। अमोनोटेलिक वर्ग जो होता है, आपको याद होगा, अमोनोटेलिक वर्ग के जितने भी प्राणी हैं वो सभी क्या छोड़ते हैं? अमोनिया। क्या छोड़ते हैं? अमोनिया। दूसरा जो ग्रुप था, दूसरा ग्रुप था यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या छोड़ते हैं? तो आप बताओगे, यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड छोड़ते हैं। यूरिक एसिड या फिर यूरिक अम्ल छोड़ते हैं प्राणी। और तीसरा जो वर्ग है वो कौन सा है? आप बताओगे, यूरियोटेलिक वर्ग है। कौन सा है? यूरियोटेलिक। क्या छोड़ते हैं? तो आपने बताना है यूरिया। हम यहां तक ये 3 पार्ट कर चुके थे और हमने पढ़ा था कि इन तीनों में ही अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऑप्शन ए अमोनिया बन जाए, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी यूरिया, और इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सबसे जो विषैला पदार्थ है इन तीनों में कौन सा है। देखो, विषैले तो तीनों के तीनों ही हैं, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे हार्मफुल या सबसे विषैला, ऐसे करके कभी क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर क्या लगाओगे? आप अमोनिया आंसर लगाओगे। ठीक है, और अमोनिया में हमने आगे ये भी पढ़ा था, क्योंकि इसमें मैं वृक्क और आपका यूरिन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। किडनी और यूरिन को हम कर चुके हैं, उसका एक बार रिवाइज करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वृक्क का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है जिससे ये मिलकर बना होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने नेफ्रॉन से मिलकर एक कोशिका बनती है? बताओ कितना बताया था? 1,30,00,000। 1,30,00,000 लगभग इतने नेफ्रॉन से मिलकर एक वृक्क बनता है बच्चों। ठीक है, याद रखना आप, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने नेफ्रॉन से मिलकर एक वृक्क बनता है। तो इतने नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनता है? वृक्क बनता है, यानी किडनी बनता है। क्लियर है? आगे हमने पढ़ा था कि जो वृक्क का बाहरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? याद है आपको? क्या कहते हैं? कोर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कोर्टेक्स। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला। क्लियर है? आपसे मैंने बताया था कि यदि किसी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि वृक्क का वजन कितना होता है, तो आपको बताना है लगभग 140 ग्राम होता है। कितना? लगभग 140 ग्राम। और यदि आपसे पूछा जाए वृक्क का आकार कैसा है, तो क्या बताना है आपको? आपको बताना है सेम के बीज के आकार का। क्लियर है? आगे देखो, आगे मैंने आपको बताया था मूत्र के बारे में, यानी यूरिन के बारे में। कितना मूत्र बनता है एक दिन में? लगभग 1.5 लीटर। कितने ब्लड को छानकर, बताया था ना कितना एक दिन में कितना ब्लड छनता है, रक्त शुद्ध होता है, क्योंकि किडनी का कार्य ही रक्त को शुद्ध करना है। कितना? 180 लीटर। तो 2 क्वेश्चन बन गए यहां से कि कितने लीटर रक्त को छानकर 1.5 लीटर मूत्र यानी यूरिन बनता है। तो आप बताओगे प्रतिदिन 180 लीटर रक्त हमारे शरीर के अंदर किडनी छानता है, और जिसमें से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। आपको पता होगा, मैंने 1.5 लीटर जो आंसर बनेगा ना, आपको पहले ही बताया है 2-3 जगह जो आंसर बनता है। कहां कहां याद है आपको? कहां कहां बनता है? देखो, याद रखना, 1.5 लीटर सबसे पहला क्वेश्चन यहां बनेगा कि मानव शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र यानी यूरिन बनता है। तो आप बताओगे 1.5 लीटर। और क्या बनता है? 1.5 लीटर। तो और बनता है बच्चों लार। और लार मैंने आपको पढ़ाया था कि लार जो होता है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में भी मदद करते हैं। क्लियर है? याद है आपको? आगे यदि हम बात करें तो लार के अलावा एक जगह और 1.5 लीटर आता है। कौन सी जगह?
बताओ, श्लेष्मा या श्लेष्मा आ जाता है म्यूकस। म्यूकस से यदि क्वेश्चन बनता है तो म्यूकस जो है ये भी कितना निकलता है, 1.5 लीटर। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अच्छा, मूत्र का रंग कैसा होता है, तो आपने बताना है पीला। मैंने बताया था आपको पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम कैसे बनता है, तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है, यूरोक्रोम बनता है। क्लियर है आपको। तो यदि आपसे क्वेश्चन यहां से बने कि HB यानी HB मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनता है, तो आपको बताना है यूरोक्रोम बनता है। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। क्लियर है, आगे करें। चलो आगे जो आज हम करेंगे, आगे इसी पार्ट को बढ़ाते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 करोड़ लगभग 30 लाख नेफ्रॉन से मिलकर के क्या बनता है, एक वृक्क बनता है। तो यहां से जो जो क्वेश्चन बनेंगे आगे वो कहां से बन सकते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान रखोगे बोर्ड पर। तो यहाँ पर आपको मैं नेफ्रॉन की संरचना दर्शा रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो ऐसे करके नेफ्रॉन होता है, ये बड़ा बनाया है हमने बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो थोड़ा सा ऐसे करके होता है, ये मूत्रनाल होता है। तो नेफ्रॉन की यदि बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी है। तो कैसी लग रही है आपको बताओ, ऐसी लग रही है ना जैसे कि एक प्याली नुमा जो प्लेट होती है, ऐसी है ना। तो आप बताओगे नेफ्रॉन की संरचना कैसी, प्याली नुमा होती है, प्याली नुमा संरचना होती है। जैसे एक प्लेट होता है उसकी तरह, प्याली वाला प्लेट, प्याली रखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा गड्ढा होता है, गर्त होता है, उसमें थोड़ी सी कैविटी होती है। तो आप बताओगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है आपको कि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, कौन सी, नेफ्रॉन जो है ये इकट्ठा हो जाती है, इसी को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस है यही क्या करता है, रक्त को छानने का कार्य करता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि वृक्क में ग्लोमेरुलस कितने लीटर रक्त छानता है, तो आपको बताना है 180 लीटर, प्रतिदिन 180 लीटर ये रक्त छानता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन और बन सकता है कि जो प्यालीनुमा संरचना है ना यहाँ पर ये वाली, इसे क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है इसे कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट, वोमेन्स कैप्सूल्स। देखो बोमेन संपुट क्या है, या तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, या ऐसे ही नहीं क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि प्यालीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, और ये प्यालीनुमा संरचना है किसकी, नेफ्रॉन की। क्लियर है, यहां से आपको याद रखना है कि यहां अटैच होती हैं शिराएं और धमनी। क्या होती है, यहाँ पर शिरा अटैच होती है और यहाँ धमनी। और आपको पता होगा शिराएं जो होती हैं ये कैसे रक्त को, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर के आएंगी। यहाँ पर कोशिका गुच्छ जिसे कहा ग्लोमेरुलस, इसके अंदर रक्त छनेगा। छनने के बाद में जो ये धमनी जा रही है, इसमें से ब्लड छना हुआ अंदर जाएगा, अंगों तक पहुंचेगा, और जितना भी ब्लड के बाद में जो छन्ने के बाद में जो वेस्टेज बचता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं, मूत्र कहते हैं, वो कहाँ होकर के निकल जाएगा, यहाँ होके चला जाएगा यूरेथ्रा में। तो आपको ये चीज याद रखनी है। यहां से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कि ग्लोमेरुलस में प्रतिदिन कितने लीटर रक्त छनता है, तो आप बताओगे 180 लीटर रक्त छनता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बोमेन संपुट किसे कहते हैं, तो प्यालीनुमा संरचना को ही क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। क्लियर है, यहां तक याद रखना है आपको। देखो ये जो कोशिका गुच्छ है, ग्लोमेरुलस है, ये क्या काम करता है, ये सेम टू सेम ऐसा काम करता है जैसे घरों में चाय जो छानी जाती है ना छलनी में, सेम ऐसे ही करता है। अब आप ये बताओ, जब डेली चाय छनती है छलनी में, तो क्या वो बिल्कुल साफ हो जाती है जब धोते हैं उसे,
कुछ कण चाय की पत्ती के उसमें फंसे रह जाते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसको फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने कण, इतने पार्टिकल्स आ जाते हैं कि वो चाय को फिर छानती नहीं है। ऐसे ही यहाँ होता है, जब रक्त छनता रहता है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे और वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होते ही उसको कहा जाता है फिर ये पथरी बन गई। क्या बन गई? पथरी। तो आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पथरी कहाँ बनती है। देखो वृक्क के अंदर बनती है, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कि वृक्क में पथरी होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वृक्क के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन में ही तो फंसता है ये। तो नेफ्रॉन में कहां पर? ग्लोमेरुलस में। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया। क्या? यहां मैं रफ कर देती हूँ, यहां देख थोड़ा ध्यान रखोगे आप। यहां तो यहां पर क्या बन जाती है? पथरी। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, स्टोन जो बन जाता है ये किसका बनता है? तो आपको बताना है स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट की क्या बनती है? हमारे शरीर में पथरी बनती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आ भी जाता है, आपको याद रखना है। और आर्मी वाले पेपर में कई बार आ भी चुका है, आपने देखा होगा कि कैल्शियम क्वेश्चन सीधा पूछते हैं वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। क्लियर है? याद रखोगे? आगे करें? चलो, तो यहां तक आपको ये चीज याद रखनी है। आगे जब मैंने बताया था आपको 3-4 ऑर्गन और बताए थे कि उत्सर्जी इसमें तंत्र में यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, याद है? क्या पढ़ना है? तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं त्वचा यानी स्किन। तो सबसे पहला यहां थोड़ा ध्यान रखोगे आप। सबसे पहले वही 2 क्वेश्चन बनेंगे कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मैं यहां लिख देती हूँ, कुछ बच्चों को पता होगा, बताइए याद है आपको? हाँ, कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे, गारंटी है। देखो, अध्ययन होता है इसका डर्मेटोलॉजी। कुछ कह रहे हैं बच्चे कि मैडम हमें लॉजी का तो पता था, अब लॉजी तो आएगा ही। दूसरा जो होता है अध्ययन करने वाला पूछा जाएगा आपसे, अध्ययन करने वाला यानी स्पेशलिस्ट। तो आंसर कर भी रहे हो मेरे ख्याल से आप, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। ये मैंने कुछ नहीं बताया, आप पहले से जानते हो इतना। क्यों? पहले मैंने आपको बता दिया था, लॉजिस्ट लगेगा अध्ययन करने वाला है, लॉजी लगेगा अध्ययन है। सिर्फ ये शब्द याद रखना है, डर्मेटो। और ये मैं बहुत अच्छे से याद करा दूंगी आपको। कैसे? गर्मियों में एक ऐड आती है, देखी होगी आपने, याद है? आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, और पाउडर का ऐड है ये। कहाँ लगाया जाता है पाउडर? स्किन पे। तो हमने यहीं से याद कर लिया। डर्मी जो है, ये डर्मी शब्द आपको याद होना चाहिए और ये ऐड से याद हो जाएगा। जैसे डर्मी कूल कूल सबने लगाया भी होगा, है ना? तो डर्मी से याद रखना है, डर्मी से डर्मेटोलॉजिस्ट और डर्मी से ही डर्मेटोलॉजी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन यहां से आएगा, त्वचा जो होता है, स्किन जो होता है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो क्वेश्चन यहां से आर्मी में पूछा भी जा चुका है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है हमारे शरीर का। तो आप क्या बताओगे? त्वचा। पूरे शरीर को इसने ढक रखा है, तो आंसर आपको त्वचा लगाना है इस समय। लार्जेस्ट ऑर्गन यदि पूछता है क्वेश्चन में तो कितना होता है? तो भार का लगभग 7% होता है। भाग जो हमारा वेट होता है ना, वजन होता है, इसका लगभग 7% क्या होता है? हमारे अंदर त्वचा पाई जाती है। जैसे यदि किसी मनुष्य में 100 किलो वजन है मान लो, तो 7 kg उसमें क्या होगी? स्किन होगी। क्लियर है? 7% आपको 2-3 जगह याद रखना है, 2 जगह तो नॉर्मली याद रखना है कि 7% आंसर कहाँ बनता है। एक तो यहां से बनेगा स्किन से, और दूसरा बनेगा रक्त से। आर्मी वालों अच्छे से याद करें ना, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कैसे? कि जो ब्लड होता है हमारे शरीर के अंदर कितना होता है, तो यहां पर केजी था, वहां रक्त आएगा तो लीटर में हो जाएगा। यदि किसी 7% ही होता है, कैसे पूछेगा कि वजन का, वेट का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है शरीर के अंदर, तो आपको बताना है लगभग 7% पाया जाता है। लीटर में बताओगे?
अप्रोक्स में आता है, लीटर में भी पूछ लेता है कभी कभार, उस समय आंसर आएगा 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर भार का पूछेगा, भार का प्रतिशत, वजन का प्रतिशत पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, तो आपको उस समय लगाना है 7%। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब बात आती है कि त्वचा जो होती है, स्किन होती है, इसकी लेयर कितनी है। देखो आपको 3 लेयर याद रखनी है। सबसे पहली जो लेयर है इसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। ये सबसे ऊपर की है। दूसरी जो लेयर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डर्मिस। तीसरी जो लेयर है इसका नाम है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस को ही क्या कहा जाता है? तो आपने बताना है एंडोडर्मिस कहा जाता है। क्लियर है? तो एक शब्द मैंने आपको डर्मिकुलकुल से जो याद कराया था ना, उसे 5 क्वेश्चन याद होंगे, तो वो भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से लिंक है कि डर्मी देखो इसमें भी आ रहा है, डर्मी इसमें भी आ रहा है, डर्मी इसमें भी आ रहा है, एंडोडर्मिस आ रहा है। तो डर्मी से क्या पता चला आपको? डर्मी से पता चला कि डर्मी शब्द जो है ये हमने लिंक कर दिया स्किन से, त्वचा से। तो एपिडर्मिस जो है ये कौन सी है? सबसे ऊपर की परत है। और फिर से कह रही हूं मैं, आर्मी वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन मेन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा त्वचा की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो क्या बताना है? सबसे ऊपरी परत है एपिडर्मिस, जिस पर बाल उगते हैं, जिस पर बाल उगते हैं। तो ये क्वेश्चन और बन सकता है। ऐसे करके ऑप्शन होंगे 3, एक ऑप्शन और होगा इनमें से कोई नहीं, या ये सभी भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस परत पर बाल उगते हैं, तो आपको बताना है ऊपरी परत पर, यानी एपिडर्मिस। ठीक है? बीच वाली कौन सी पूछेगा? बीच वाली पूछता है तो आप डर्मिस बताओगे। और देखो सबसे एंड में, सबसे लास्ट में है तो एंडोडर्मिस, और इसी का नाम क्या है? हाइपोडर्मिस। त्वचा का कार्य पूछे, हमारे शरीर के अंगों को ढकने का, और शरीर का जो संतुलन होता है, यानी टेम्परेचर जो होता है, उसको भी मेंटेन करने का, तापमान का जो संतुलन बना करके रखता है, कौन रखता है? त्वचा। विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का भी तो काम करती है। इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्सर्जी तंत्र का भाग है। तो एक चीज और याद रखनी है, 3 चीजें आपको याद हो गई होंगी। पहली परत बताएगा एपिडर्मिस, बाल उगते हैं इस पे, लेकिन बाल देखो दिखाई तो यहाँ देते हैं, जड़ें इसके अंदर होती हैं, पता है ना? बाल उखड़ता है, उसकी जड़ आती है उखड़ के। तो यदि क्वेश्चन जड़ से पूछता है, रूट से पूछता है कि बालों की जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, रूट्स कहाँ होती हैं, तो आपको आंसर चेंज हो जाएगा उस समय। उस समय नहीं लगाना है एपिडर्मिस, इस समय कहाँ लगाओगे आंसर आप? हाइपोडर्मिस पे। या तो हाइपोडर्मिस होगा ऑप्शन में, या फिर एंडोडर्मिस होगा। क्लियर है? एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ। मैंने क्या बताया? त्वचा जो होती है हमारे शरीर में भार का, वेट का कितने % होती है? 7%। अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप अध्ययन बताओगे डर्मेटोलॉजी। अध्ययन करने वाला डर्मेटोलॉजिस्ट। ऊपरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस। बीच वाली डर्मिस, तीसरी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का ही नाम क्या है? एंडोडर्मिस। आपसे पूछा जाएगा बाल कहाँ उगते हैं, तो एपिडर्मिस पर। बालों की जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, रूट्स कहाँ होती हैं, तो बतानी है आपको हाइपोडर्मिस पे या फिर एंडोडर्मिस। क्लियर है यहाँ तक? आगे करें, चलो। तो आपको 2 चीजें और याद रखनी है। क्या? कि जो त्वचा होती है, हमारी स्किन होती है, इससे 2 प्रकार की ग्रंथि निकलती हैं, ग्लैंड्स निकलती हैं। कौन कौन सी? एक होती है श्वेद ग्रंथि, श्वेद ग्रंथि, और दूसरी होती है तेलीय ग्रंथि। श्वेद ग्रंथि और तेलीय ग्रंथि। श्वेद ग्रंथि जो होती है, इनसे क्या निकलता है बच्चों? इससे निकलता है पसीना, इसी वजह से स्वेट ग्लैंड कहा जाता है इसे। और जो तेलीय ग्रंथि होता है, इससे क्या निकलता है? सीबम। आपको याद है मैंने ऐसे करके ये 3 शब्द बताए थे एक जैसे, अगर याद है आपको, सीबम भी बताया था उसमें। सीबम क्या होता है? सीबम होता है, आपने देखा होगा नाक के आसपास में जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को हम सीबम कहते हैं। 2 शब्द और बताए थे, लिखूं कौन कौन से? बताना एक बार। एक बताया था सीबम का जैसा ही नाम सीकम, और एक बताया था सीरम।
मैं आपको बार बार इस वजह से याद दिला रही हूँ, क्यों? ऑप्शन में जब भी आप देखोगे और वहां पता नहीं कहोगे एक जैसे ही नाम है, एक जैसे नाम नहीं है, अलग अलग है सब। सीबम क्या है? सीबम हमारी तेलीय ग्रंथियों से निकलता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, त्वचा से निकलता है। क्लियर है? सीकम जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों जहां जुड़ते हैं, मिलते हैं, जहां जोड़ है, उसी को कहते हैं हम सीकम। और सीरम क्या है? सीरम प्लाज्मा है, जिसमें से क्या निकाल दिया है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया है। तो ये तीनों चीजें अलग हैं, जिसमें से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया हो प्लाज्मा में से, उसे हम कहते हैं सीरम। और सीकम क्या है? छोटी आंत और बड़ी आंत का मेल। और सीबम क्या है? तो ये चिपचिपा पदार्थ है जो कि हमारे त्वचा से निकलता है। और आप देखते भी हो जब गर्मी पड़ती है तो उस समय चिपचिपा पदार्थ आपके नाक के आसपास ज्यादा निकलता है, तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है? यहाँ पर हमारा त्वचा कंप्लीट हो जाता है, यानी स्किन कंप्लीट हो जाता है, तो आगे आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। वो वाले पॉइंट और कर लेते हैं हम जो रह गए हैं। देखो, फिर बात आती है किसकी? यकृत की। लीवर। लीवर से क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि लीवर जो होता है, देखो मैं करा चुकी हूँ लीवर को। लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लीवर जो होता है इसका अध्ययन स्टडी क्या कहलाती है? हेप्टोलॉजी। अध्ययन करने वाला हेप्टोलॉजिस्ट। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे पहले याद रखना है आपको। अगर पहले नहीं बताया है अब याद रखना है, अगर पहले नहीं तो मैंने बताया है आपको कि यदि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है कौन सी है, यकृत है। लगभग 1.5 से 2 kg वजन इसमें होता है। तो अभी दो चीज मेन क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ा अंग त्वचा। क्लियर है? हेप्टोलॉजी अध्ययन, हेप्टोलॉजिस्ट अध्ययन करने वाला। यकृत हो जाता है। इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या है? देखो, मुख्य कार्य है इसका, जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, इसके अंदर अमोनिया होता है बच्चों। तो रक्त की अमोनिया को यूरिया में बदलना, यूरिया में परिवर्तित करना। तो आपसे यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये वाला जो लिखा है ना मैंने, ये आएगा कि रक्त की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य किसका है? तो आपको बताना है यकृत का है, लीवर का है। क्लियर है? यहां तक, यहां से तो यही पॉइंट आता है इसका। आगे जो रह गया है हमारा, वो रह गया है फेफड़ा। तो इसको और कवर कर लेते हैं, जिससे आपका ये जो वाला भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उत्सर्जन तंत्र भी, यानी उत्सर्जी तंत्र जो होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं इसके बाद में फेफड़े। फेफड़ों से भी क्वेश्चन बनता है। फेफड़े यानी लंग्स जो होते हैं हमारे, लंग्स से क्वेश्चन बनेगा कि लंग्स का कार्य क्या है। तो लंग्स क्या करते हैं? जो लंग्स होते हैं हमारे, फेफड़े होते हैं, ये क्या करते हैं? जितने भी, जैसे प्याज है ना, प्याज से गंध आती है। कुछ मसाले होते हैं जैसे लहसुन है, प्याज है, जिनसे तीक्ष्ण गंध आती है, या कुछ से गंध आती है, कुछ से सुगंध भी आती है। तो उन मसालों का उत्सर्जन करना, कुछ मसालों का उत्सर्जन करना किसका कार्य है? किसका है? फेफड़ों का। याद रखना है आपको, प्याज जो होता है, प्याज और लहसुन से क्या आती है? गंध। प्याज से क्वेश्चन बनता है कि प्याज जो है, इसमें देखो गुणसूत्र याद है आपको? नहीं है याद? चलो इसके बाद ये टॉपिक में ले लूंगी, ठीक है, गुणसूत्र वाला। तो याद रखना आप, प्याज जो है इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 16 होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या पूछता है आपसे, 16 होते हैं। और दो क्वेश्चन और बनते हैं कि प्याज से गंध क्यों आती है, तो दो आंसर बनते हैं, एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों आएंगे तो क्या करोगे? ए और बी दोनों आंसर। क्या? एक तो आता है कि सल्फर के यौगिक बनने के कारण, और दूसरा याद रखना है मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण। दो आंसर बनेंगे आपसे। ठीक है? तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मसालों का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? आप बताओगे फेफड़ों के द्वारा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा प्याज में कितने क्रोमोसोम्स यानी कितने गुणसूत्र होते हैं? आपने बताना है 16 यानी 16। और आपको बताना है, यदि क्वेश्चन पूछता है कि प्याज जो होता है इसके अंदर गंध क्यों आती है, तो आपको बताना है सल्फर या मैग्नीशियम के कारण। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो देखो, एक बार रिवाइज करना है आपको। मेरे ख्याल से मैं जो पढ़ा रही हूं आपको क्लियर होता जा रहा होगा, है ना?
तो आज का जो चैप्टर होता है वो यहीं खत्म करते हैं हम। आगे चैप्टर जो भी लेंगे आगे आप देखते रहिए लॉर्ड कृष्णा यूट्यूब चैनल को। और कंजूसी कर रहे हो आप, हैं? शुरुआत में बहुत अच्छा प्यार दिखाया था आपने, तो अब थोड़ा सा और काम कीजिए, इसको शेयर भी करने का कार्य कीजिए। हालांकि हम बहुत कम बोल रहे हैं आपसे, फिर भी आप ठीक कर रहे हो, लेकिन आपका फर्ज भी बनता है हमारे साथ जुड़े भी रहें, औरों को भी जोड़े। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।